हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आर एस प्री की जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लास है उसमें दैनिक जीवन में विज्ञान के मूलभूत तत्वों का जो दूसरी क्लास है उसके बारे में बात करेंगे। पहली क्लास हम उसमें ले चुके हैं, तो उस क्लास को आप ज़रूर देखिए। इससे पहली वाली जो क्लास है वो दैनिक जीवन में विज्ञान के मूलभूत तत्व हैं उनके बारे में है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो क्लासेज हैं वो धीरे धीरे आपको मिलती जा रही हैं। थ्योरी प्लस क्वेश्चन के माध्यम से सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं, कि भाई आपको बेटर से बेटर किस तरह से सिखाया जा सके। उसी तरीके से हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको जितना अच्छा समझ में आएगा उतनी ही जल्दी आप सीखोगे। तो इस चैप्टर में हमने बात की थी कि विज्ञान हमारे जीवन में किस तरह से उपयोगी है। उन सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर हम चर्चा करते जा रहे थे, और यह भी चर्चा कर रहे थे कि भाई इन टॉपिक्स से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन सकते हैं। उन सभी के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो जो भी स्टूडेंट आर एस प्री की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और क्लास को पूरा देखें। देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना का उदाहरण है। देखिए, क्वेश्चन जब मैंने आपको थ्योरी की क्लास ली थी तो उसमें मैंने बताया था कि वर्ण विक्षेपण के माध्यम से इंद्रधनुष बनता है। लेकिन इंद्रधनुष में अपवर्तन और परावर्तन दोनों घटनाएं क्या होती हैं, शामिल होती हैं। इंद्रधनुष के बनने में क्या होती है, अपवर्तन और परावर्तन। कैसे? देखिए, जब वर्षा की बूंदें वायुमंडल में एकत्रित होती हैं, तो वायुमंडल में जब प्रकाश पड़ता है, मान लीजिए वर्षा की बूंद है, इस पर प्रकाश पड़ा, तो प्रकाश वर्षा की बूंद के अंदर एक बार तो क्या होता है, अपवर्तित होता है। एक बार क्या हो जाएगा, अपवर्तित होगा। तो ये घटना हो जाती है अपवर्तन की। फिर उसके बाद होता है उसका परावर्तन। उसके बाद क्या हो जाता है, परावर्तन। और फिर उसके बाद जो दूसरी सतह से अ, जब अपवर्तन होता है तो दोबारा से फिर ये अपने 7 रंगों में बढ़ जाता है, जिन्हें हम विबग्योर के रूप में जानते हैं। BIB, GYOR, GYOR, विबग्योर के रूप में हम जानते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है अपवर्तन। सबसे पहले क्या होता है, अपवर्तन होता है। और उसके बाद क्या होता है, परावर्तन होता है। और उसके बाद होता है वर्ण विक्षेपण। उसके बाद क्या होता है, वर्ण विक्षेपण। तो इंद्रधनुष का बनना तीनों परिघटनाओं का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। तो ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन था जो सामान्यतः परीक्षा में पूछा जाता है, और स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज भी रहते हैं। तो मैंने आपको इसमें ऑथेंटिक आंसर भी बता दिया और कारण भी बता दिया कि किस तरीके से ये तीनों परिघटनाओं का उदाहरण है। चलिए, अब हम थ्योरी क्लास के बारे में बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं के रूप में विज्ञान काम करता है। केमिकल रिएक्शन के रूप में विज्ञान हमारे जीवन में काम आता है। रासायनिक अभिक्रिया जीवन के हर क्षेत्र में हो रही है, चाहे वो खाना पकाना हो या बैटरी चलाना हो या खाना खाकर उसको पचाना हो, उसमें भी रासायनिक अभिक्रिया होती हैं। दूध का दही जमने में भी रासायनिक अभिक्रिया होती है। पदार्थों पर जंग लगने में भी रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के रूप में भी विज्ञान हमारे दैनिक जीवन में काम आती है। जैसे रासायनिक अभिक्रियाओं में पाया जाता है ऑक्सीकरण और अपचयन। तो इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहा जाता है, रिडॉक्स रिएक्शन। जहाँ RED होता है रिडक्शन मतलब अपचयन, और OX होता है ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया में दो चीजें साथ साथ चलती हैं। रिडॉक्स रिडॉक्स रिएक्शन में रेडॉक्स रिएक्शन होती है वास्तव में, तो जिसमें अपचयन और ऑक्सीकरण साथ साथ चलता है। अब अपचयन ऑक्सीकरण क्या कहते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़े तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण। और यदि किसी रासायनिक अभिक्रियाओं में हाइड्रोजन जुड़े, क्या जुड़े, हाइड्रोजन जुड़े, तो उसे हम कहेंगे अपचयन। तो ऑक्सीजन का जुड़ना कहलाता है ऑक्सीकरण या हाइड्रोजन का निकलना, और हाइड्रोजन का जुड़ना या फिर ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन। तो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन खोता है, इलेक्ट्रॉन खोने को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण, और दूसरा पदार्थ इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, उसे हम क्या कहते हैं, अपचयन। तो इलेक्ट्रॉन के रूप में यदि परिभाषा लें तो जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन खोते हैं उन्हें ऑक्सीकरण पदार्थ कहते हैं, और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं उन्हें हम अपचयन पदार्थ के रूप में हम जानते हैं। तो इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो लोहे पर जंग लगना और खाना पकाने में रासायनिक परिवर्तन जो होता है वह क्या होता है, अपचयन होता है। खाना पकाने में रासायनिक परिवर्तन क्या होगा, अपचयन होगा। दूध का दही जमने में भी जो परिवर्तन होता है तो वह भी क्या होता है, वह भी रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो इस तरह से रासायनिक अभिक्रियाओं के रूप में जो विज्ञान है हमारे दैनिक जीवन में क्या आती है, काम आती है। लोहे पर जंग लगना भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। और अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन आता है कि मोमबत्ती का जलना कैसी अभिक्रिया है। मोमबत्ती का जलना, ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है।
मोमबत्ती का जलना कैसी अवक्रिया है? तो ये भौतिक एवं रासायनिक दोनों प्रकार की अवक्रिया है। भौतिक इस तरह से होता है कि उसमें कुछ पदार्थ जल जाता है और जो मोम है वो पिघल जाता है, और रासायनिक ये होता है कि भाई जो धागा है वो पूरी तरह से जल जाता है, राख में बदल जाता है और मोम भी जल जाता है। तो उस तरह से क्या हो जाएगी, ये रासायनिक अवक्रिया हो जाती है। चलिए आगे हम बात करें अम्ल और क्षार के रूप में। अम्ल क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनका पीएच मान 7 से कम होता है। ध्यान दीजिए, पीएच मान की जो रेंज है वह है 0 से 14, 0 से 14, और इनके मध्य में आता है बिंदु 7। तो 7 पीएच जिनका होता है वे पदार्थ होते हैं उदासीन। वे पदार्थ क्या होते हैं? उदासीन पदार्थ होते हैं। और उदासीन पदार्थों का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। यानी शुद्ध जल का पीएच कितना होगा? 7 होगा। 7 से कम जिनका होता है वह कहलाते हैं अम्ल। यानी पीएच जिनका 7 से कम होता है वह क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। और जिनका पीएच 7 से ज्यादा होता है वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? वे पदार्थ कहलाते हैं क्षार। वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? क्षार। तो वे पदार्थ जिनका पीएच मान 7 से कम होता है वह अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण के लिए नींबू का रस, टमाटर का रस, तो ये क्या है? अम्लीय पदार्थ हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl बोलेंगे हम, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 बोलेंगे हम। ठीक है, ये सब अम्लीय पदार्थ हैं। क्षार वे पदार्थ होते हैं जिनका पीएच मान 7 से अधिक होता है, अर्थात साबुन, बेकिंग सोडा या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या होते हैं? क्षार होते हैं। तो यानी क्षार जो होते हैं उनमें OH आयन मिलते हैं और अम्ल जो होते हैं उनमें H आयन मिलते हैं। उनमें कौन से आयन मिलते हैं? H आयन मिलते हैं। इनका दैनिक जीवन में क्या उपयोग है? अम्ल और क्षार का देखो, खाना पकाने में, साबुन और डिटर्जेंट बनाने में, बैटरी के कार्य में अम्ल कार्य करते हैं। रसोई में एसिड बेस प्रतिक्रिया करने में, खट्टा मीठा मिश्रण बनाने में जो है वो एसिड और जो क्षार है, अम्ल और क्षार की क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है रसोई में। तो इस तरह से अम्ल और क्षार हमारे दैनिक जीवन में क्या आते हैं? काम आते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, देखिए 2 क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। एक होता है अम्लीय वर्षा का पीएच कितना होता है? तो अम्लीय वर्षा का जो पीएच होता है वह होता है 5.6। कितना होता है? 5.6। अम्लीय वर्षा जो होती है वो कितनी, उसका पीएच मान कितना होता है? 5.6। और रक्त का पीएच होता है 7.4। ये क्वेश्चन बहुत परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसको आप याद रखिए। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। और अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है 5.6। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से भी, और आपके लिए इसको याद रखें आप। अम्लीय वर्षा का पीएच 5.6 होता है और रक्त का पीएच होता है 7.4। चलिए आगे हम बात करें गुरुत्वाकर्षण क्या काम करता है हमारे विज्ञान के रूप में दैनिक जीवन में। गुरुत्वाकर्षण का मतलब क्या है? देखिए, किसी भी वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर जो आकर्षित करती है उस आकर्षण बल को हम क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल वह बल है जो पृथ्वी पर मौजूद हर वस्तु को अपनी ओर खींचता है, पृथ्वी की ओर खींचता है। तो उसे हम क्या बोलेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल। यही कारण है कि न्यूटन ने पता लगाया था कि भाई सेब नीचे कैसे गिरी, तो सेब नीचे गिरने आकर्षण बल लगा होगा कोई, और वह आकर्षण बल क्या था? गुरुत्वाकर्षण बल। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है कि प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को अपने आकर्षण बल से खींचती है। इस बल का परिमाण वस्तुओं के द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी के पर निर्भर करता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल में क्या होता है कि जो जितनी ज्यादा दूरी होगी, इसका फॉर्मूला होता है गुरुत्वाकर्षण बल का Fg बराबर Gm1 m2 अपॉन r², यानी कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। जितनी ज्यादा दूरी होगी गुरुत्वाकर्षण बल का मान उतना ही कम होगा। जितना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल है, अर्थात उन दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी क्या है? कम है। तो अधिक दूरी होने पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। दैनिक जीवन में गुरुत्वाकर्षण बल का उपयोग क्या है? पृथ्वी पर की सतह पर चलने पर गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होगा तो हम सभी मनुष्य जो है वो आसमान में उड़ जाएंगे, हम चल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वह हमें पृथ्वी जो है अपने आकर्षण बल से आकर्षित करती है, जिसके कारण हम चलते हैं। वस्तुओं के गिरने में गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। समुद्र की लहर बनाने में गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। ज्वार भाटा में जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ज्वार भाटा निर्माण करने में भी किसका, कौन से बल का काम आता है? गुरुत्वाकर्षण बल काम आता है। अगले हम बात करें जल के गुण क्या हैं, प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। देखिए, जल का जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जीवन में भी है और हमारे शरीर के लिए भी। जब जल महत्वपूर्ण है, सभी पौधों के लिए जल महत्वपूर्ण है, इसीलिए कहते हैं जल ही जीवन है। इसके अद्वितीय गुण इसे विभिन्न उद्देश्य के लिए उपयोगी बनाते हैं। जल में ध्रुवता पाई जाती है। देखिए, जल का यदि फॉर्मूला देखें तो हम H2O है, इसका फॉर्मूला क्या है? H2O।
अगर हम इसको तोड़ें तो ये दो आयनों में टूट जाता है। एक आयन होता है H प्लस आयन और दूसरा आयन होता है H माइनस आयन। इन दोनों में क्या है, ध्रुवीय स्थिति उत्पन्न हो जाती है। प्लस और माइनस आयन के बीच स्थिति जो उत्पन्न होती है वो कौन सी होती है, ध्रुवीय स्थिति। तो जल के अणुओं में एक सकारात्मक और एक नकारात्मक ध्रुव होता है, यानी कि H आयन जो है, प्लस आयन जो है वो सकारात्मक और ऋणात्मक आयन जो है वो नकारात्मक होते हैं, जिससे यह सबसे अच्छा विलायक है। तो इसीलिए जल को सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है, यानी कि जल में अधिकतम चीजें क्या हो जाती हैं, घुल जाती हैं। और जल ध्रुवीय स्थिति होने के कारण ही सार्वत्रिक विलायक है। जल के विभिन्न रूप होते हैं, ठोस मतलब बर्फ, द्रव, पानी, गैस, वाष्प के रूप में। ये तीनों रूप में पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से मौजूद होता है, यानी बर्फ के रूप में भी है पृथ्वी पर, पानी के रूप में भी है और वाष्प के रूप में भी है। जल का उपयोग क्या है, जल पेयजल के रूप में काम आता है, सफाई करने में काम आता है, खाना पकाने में काम आता है, बिजली उत्पादन, हाइड्रो पावर यानी बांधों से हम बिजली का जो उत्पादन करते हैं उसमें भी जल की क्या होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और उस जो बिजली को निर्मित किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रो पावर कहते हैं। आगे हम बात करें प्रदूषण नियंत्रण में विज्ञान क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए, पर्यावरण प्रदूषण के बढ़ते खतरे को देखते हुए विज्ञान ने प्रदूषण नियंत्रण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जैसे जल शोधन में, यानी गंदे पानी को शुद्ध करने में विज्ञान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जल को शुद्ध करने के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ आरओ प्लांट होते हैं तो उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस प्रक्रिया होती है, जिसमें जल के अणु अलग हो जाते हैं और गंदगी के अणु क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो इसको हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणों के माध्यम से जल शोधन कर सकते हैं और अन्य तकनीकों का उपयोग करके जल शोधन किया जाता है। तो मुख्य रूप से अल्ट्रावायलेट रेज के माध्यम से और पराबैंगनी किरणों के पराबैंगनी किरण और रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी कि प्रतिगामी परासरण जिसे हम बोलेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा हम जल को शोधित करते हैं, जल को शुद्ध करते हैं और पीने के लिए क्या बनाते हैं, उपयोगी बनाते हैं। वायु प्रदूषण में भी विज्ञान उपयोगी है। HEPA हैपा फिल्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, जो वायु प्रदूषण के जो महत्वपूर्ण कण होते हैं उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगा के बिजली का जब करंट दिया जाता है तो उन कणों को वो आकर्षित कर लेता है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, बड़े बड़े उद्योग होते हैं, तो जो धुआं बाहर निकलता है उसमें वायु प्रदूषण के कण ना के बराबर होते हैं। तो वह वायु प्रदूषण को रोकने में क्या होता है, सहायक होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ये पेपर में पूछा जाता है, इसलिए आप इसको याद रखो। कैटेलाइटिक कन्वर्टर, कैटेलाइटिक कन्वर्टर का मतलब होगा कि जैसे बड़ी बड़ी गाड़ियां आपने देखी होंगी जिनकी कीमत होती है 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, उसमें प्लेटिनम का वो लगा रहता है कन्वर्टर। और प्लेटिनम का कन्वर्टर क्या होता है कि जो साइलेंसर होता है उस प्लेटिनम के कन्वर्टर से जो धुआं बाहर निकलता है, तो धुएं में जो भी वायु प्रदूषककारी पदार्थ होते हैं उन सबको वो क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। और जो धुआं बाहर निकल रहा है वो न के बराबर प्रदूषककारी पदार्थ उसमें पाए जाते हैं, तो जिसके कारण वायु प्रदूषण नहीं होता। और अन्य धातुओं का भी कैटालिटिक कन्वर्टर के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इससे वायु से हानिकारक कणों और गैसों को हटाने में क्या मिलती है, मदद मिलती है। तो हैपा फिल्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर और कैटालिटिक कन्वर्टर। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि निम्न में से कौन सी युक्ति वायु प्रदूषण को रोकने में काम आती है। तो इसका आंसर क्या होगा, हैपा फिल्टर होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होगा या कैटालिटिक कन्वर्टर होगा। ये इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगर हम बात करें दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, तो पानी को शुद्ध करने में, स्वच्छ वायु में सांस लेने के लिए, कारों में कैटालिटिक कन्वर्टर का उपयोग करने में हमारी विज्ञान क्या करती है, हमारी सहायता करती है। और देखिए इस चैप्टर में हम यही तो पढ़ रहे हैं कि विज्ञान हमारे मानव जीवन को कैसे प्रभावित करती है, दैनिक जीवन में हम विज्ञान का किस तरह से उपयोग लेते हैं, वह किस तरह से हम विज्ञान को उपयोग में ले रहे हैं, यही तो इस चैप्टर का उद्देश्य है और इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले टॉपिक देखें। बायोटेक्नोलॉजी के रूप में हम साइंस का उपयोग करते हैं। देखिए दूध से जो दही बनी, दूध से दूध से जो दही बनी है वह एक विशेष बैक्टीरिया होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसे हम लैब या लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कहते हैं। तो ये सबसे कॉमन यूज है हमारे जीवन का, और इस कॉमन यूज के रूप में जो विज्ञान उपयोगी होती है वह होती है जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी। तो दैनिक जीवन में बायोटेक्नोलॉजी के रूप में विज्ञान हमारे लिए काम कर रही है। जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान का एक ऐसा क्षेत्र है जो जैविक प्रक्रियाओं का उपयोग करता है। जीवाणु और कवकों का उपयोग, यानी एंजाइम, दवाइयाँ, खाद्य उत्पादन बनाने के लिए जीवाणु कवक का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए दही, पनीर, शराब बनाने के लिए किण्वन प्रक्रियाओं के लिए जीवाणु का उपयोग किया जाता है। दैनिक जीवन में दवाओं के निर्माण में, दही, पनीर, शराब बनाने में इत्यादि के रूप में क्या करता है, बायोटेक्नोलॉजी काम आती है। बायोटेक्नोलॉजी के बारे में हमने पूरा चैप्टर डिस्कस कर रखा है।
उसको पढ़ाया हुआ है। तो जो भी स्टूडेंट जिन्होंने बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर नहीं पढ़ा है, उन पूरी क्लासेस को 4-5 क्लासेस में अगर हम एक साथ देखेंगे तो पूरी क्लासेस जो है वो 1 घंटे में ही खत्म हो जाएंगी। तो 1 घंटे में उस पूरे चैप्टर को पढ़ भी सकते हो, और उसके बाद मैंने क्वेश्चन आंसर भी कराए हैं कि किस तरह से क्वेश्चन जो है परीक्षा में आते हैं, उन क्वेश्चनों के माध्यम से आप कैसे उनको हल कर सकते हो, उन सभी के बारे में बताया। आगे भी हम क्वेश्चन आंसर कराते रहेंगे, लेकिन अभी क्या है, एक शेड्यूल ऐसा चल रहा है कि भाई पहले थ्योरी पढ़ाई जा रही है, फिर क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, फिर थ्योरी पर पढ़ाई। जैसे ही संपूर्ण सिलेबस समाप्त हो जाएगा, तो हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आपको प्रैक्टिस कराते रहेंगे। तो आपकी जो साइंस और टेक्नोलॉजी की जो तैयारी है वो इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि मैं यूँ कह रहा हूँ कि आरएस प्री नहीं, कोई भी यदि आप यूपीएससी वाली भी अगर परीक्षा देते हो तो वहाँ भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। साइंस पढ़ने के लिए हमें समझ विकसित करनी होती है, यदि समझ विकसित हो गई तो हम क्वेश्चन को आंसर आसानी से कर सकते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी के रूप में भी क्या होता है, विज्ञान जो है वो उपयोगी होती है। शराब निर्माण में क्या है, किण्वन प्रक्रिया होती है जिसमें यीस्ट नामक कवक, यीस्ट एक कोशिकीय कवक है, यीस्ट नामक कवक जो है वो काम में आती है किण्वन प्रक्रिया में, शराब निर्माण में। और दही बनाने में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया काम आता है। ये भी क्वेश्चन परीक्षा में नॉर्मली पूछे जाते हैं। अब देखिए, जिन स्टूडेंटों का बैकग्राउंड जो है वो साइंस से, वो तो चलो इनको बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, पर जो आर्ट वाले स्टूडेंट हैं तो वो इनको अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। तो इसलिए उनको मैं यही सलाह दूंगा कि भाई 1-2 बार इन क्लासेस को देखोगे तो आपको मैटर तो अच्छा मिलेगा ही मिलेगा, पर धीरे धीरे आपको उन टॉपिकों के बारे में समझ उत्पन्न होगी। और कोई भी चीज़ जो है वो एक साथ हम सीख नहीं सकते, धीरे धीरे ही सीख सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन के पूछ के, और आज का जो क्वेश्चन है उसके बाद हम इस क्लास को समाप्त करते हैं। क्वेश्चन यह है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से पूछा भी जाता है, इसलिए आप बताएं कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो आज की क्लास यहीं तक है, और अब हम आगे की क्लास कल देखेंगे। तो रोजाना आपको 9 बजे जो ये क्लासेस प्राप्त हो रही हैं, आप डेली 9 बजे इन क्लासेस को देखकर अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। जो भी स्टूडेंट आरएस प्री की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लासेस की तैयारी कर रहे हैं तो इन क्लासेस को जरूर देख सकते हैं। और अन्य पीएससी सिविल सर्विसेज जो परीक्षाएं हैं उनकी क्लासेस भी हम धीरे धीरे शुरू करेंगे, पर अभी आरएस प्री की जो क्लासेस हैं वो चल रही हैं, तो उसी के हिसाब से हमने अभी इस लेवल इस सिलेबस को चला रखा है। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर दें, और जिससे कि हमें ये पता चल सके कि भाई कितने स्टूडेंट जो है वो सक्रियता से पढ़ रहे हैं। इसी के साथ अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहिए। नमस्कार।